नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में किसानों के भारत बंद का ऐलान मिला जुला दिखाई दिया है। प्रदेश के कई शहरों में भारत बंद का असर देखने को मिला। सितारगंज, पौड़ी, रुड़की, रुद्रपुर समेत कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिला है। किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उत्तराखंड में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सितारगंज, पौड़ी, रुड़की, रुद्रपुर, लालकुआं, किच्छा, हरिद्वार, गदरपुर और डोईवाला की ये कुल 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सितारगंज में किस तरह से लोग लामबंद हुए, सड़कों पर आए और किसानों के साथ साथ सितारगंज में व्यापारियों ने भी एक तरह से प्रदर्शन किया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से जो लगातार समस्याएं थी उनको भी यहां पर सामने लाने की कोशिश की है। पौड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, और अगर रुड़की की बात करें तो वहां पर लगातार पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए, जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को लगातार सतर्क रहना पड़ा। रुद्रपुर में बहुत ही ज्यादा साफ तस्वीर सामने आई कि किस तरह से यहां पर भारत बंद को बड़ा समर्थन मिला है। दुकानें बंद थी, सड़कों पर लोग नहीं थे और हर कोई लगभग किसानों को अपना मौन समर्थन लगातार दे रहा था। लालकुआं में बात करें तो कुछ दुकानें दिखाई जरूर दी खुली हुई, लेकिन यहां पर ग्राहक नजर नहीं आए, पूरी सड़कें खाली नजर आईं। किच्छा में भी गलियां बिल्कुल खाली थीं, सड़कों पर लोग नजर नहीं आए क्योंकि किसानों का यहां पर भी लोगों ने समर्थन किया है। हरिद्वार में पुलिस पूरी तरह से चाकचौबंद थी, हालांकि व्यापारियों ने उस तरह से यहां पर दुकानें बंद नहीं रखी, दुकानों को खोला गया। और इसका एक बड़ा कारण यह भी हरिद्वार में बाद में समझ में आया कि यहां पर खेती किसानी इतनी ज्यादा नहीं है, यहां पर पर्यटन पर पूरा का पूरा उद्योग, पूरी अर्थव्यवस्था यहां की आधारित है। गदरपुर में दुकानें बंद रहीं और लोगों ने खुला समर्थन किसानों को दिया, और साथ ही डोईवाला में भी किसानों को पूरा समर्थन मिला है और यहां पर पुतला दहन के तमाम कार्यक्रम भी किए गए। वहीं देश में कृषि बिल को लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया है। वहीं रुड़की में किसानों के अलग संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां कई राजनीतिक संगठन किसानों के पक्ष में उतरे हैं। किसानों का महाआंदोलन, जहां आज किसानों ने जगह जगह पर अगर बात करें NH 58 और NH 73 की दोनों जगह पर जाम लगाया। वहीं अगर बात की जाए व्यापारी संगठन की, तो व्यापारियों ने कोई खास जो है किसानों का सहयोग शायद नहीं किया, क्योंकि अधिकांश दुकानें जो हैं दिन भर खुली रही। हालांकि अब जो दुकानें बंद थी वो भी यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर बात करें तो जो किसान बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पर पूरी तरह से जो है दुकानें थी वो बंद रहीं। तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से किसानों का आह्वान था केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, जो किसानों ने एक आह्वान किया था कि आज तमाम लोग बाज़ार बंद रखें, पर उसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मिला जुला असर ही ये कहा जा सकता है। हालांकि किसानों की अगर बात करें, किसानों ने जगह जगह पर जितने भी राजमार्ग हैं सभी पर जाम लगाया और सरकार का पुतला भी फूंकने का काम करा। अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों की, तो कई पार्टियां ऐसी भी थी अगर जिनमें बात करें, अगर आम आदमी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, सभी पार्टियां खुलकर इन किसानों के साथ प्रदर्शन में उतरी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक तरह से प्रदर्शन इनका सफल रहा है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आई रुड़की में, और वहां पर जनता ने भी पूरा समर्थन किसानों को दिया है। अब आइए आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। हरिद्वार में किसानों के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। वहीं प्राइम न्यूज संवाददाता नरेश तोमर ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष कुमार से खास बातचीत की है। किसानों द्वारा आज भारत बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हरिद्वार के वहाँ पर व्यापक असर दिखाई दिया। लेकिन अगर बात करें शहरी क्षेत्र की तो वहाँ मिला जुला बंद का असर दिखाई दिया। हरिद्वार का बहादुराबाद क्षेत्र हो, चाहे रुड़की क्षेत्र हो, नारसन क्षेत्र हो, लक्सा क्षेत्र हो, वहाँ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों ने उनका जोरदार साथ दिया। वहीं हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जान लेता है कि भारत बंद का आज का आयोजन किया गया था, कांग्रेसियों ने काफ़ी सहयोग भी किया। तो किस तरह का यहाँ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेसियों ने एकदम
तो जुटता दिखाई। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है कांग्रेसी आज बंद के समर्थन में उतर गए और ज्वालापुर का बाजार बंद हो गया। तो किस तरह का समर्थन रहा जी मनीष जी? देखिए, आज भारत का जो जनमानस है ना, वो निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़ा हुआ है। यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, इसमें अंतर्गत है ना भारत का हर वासी जो है, जो कंज्यूमर है, वो भी डिपेंड करता है उसका। मान लीजिए आज की डेट में अगर इसका एक जो किसानों को भय है, अगर वो भय सही साबित होता है तो उसमें मोनोपोली हो जाएगी कुछ इंडस्ट्रीज की। मोनोपोली होने के बाद वो खरीदने के टाइम पे तो 8 रुपये का खरीदेंगे, अब बेचने के टाइम पे हो सकता है 50 रुपये का बेचे। जो आज की डेट में जो दिखाई देता है ना आलू, MSP का जो किसानों की जो डिमांड है वो इसलिए है क्योंकि आज तक भी जो MSP है किसान को मतलब 6% किसानों को MSP मिल पाती है, जो सरकारी दिशा निर्देश के बाद चल रही है। अगर वो MSP का भी प्रावधान खत्म हो गया, आज आलू 40-50 रुपये किलो बिक रहा है क्योंकि इस वक्त आलू बोने का टाइम है। किसान की स्थिति क्या है, आलू जब बोने का टाइम है तो 50 रुपये आलू खरीदेगा बोने के लिए बीज के रूप में, और जब वो उगा रहा तो जब वो तैयार कर रहा प्रोडक्ट को, जब वो बेचने निकलता 10 रुपये बेचता है। तो इसी तरह की फिर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, बल्कि बनने शुरू हो गए हैं देश भर में बड़े बड़े स्टोरेज। उन स्टोरेजों में माल स्टोर होगा और जो एक 1955 का कानून है फूड सिक्योरिटी एक्ट का, जब वो ख़त्म कर दिया गया है तो बड़े बड़े उद्योगपति उसमें पैसा लगाएंगे, वो माल को होल्ड करेंगे और जब माल बेचना होगा, जिस टाइम पर उसकी बहुत तेज़ी कीमत होगी उस टाइम पे बेचेंगे और जिस टाइम पर सस्ता होगा उस टाइम पर वो खरीद कर रखेंगे। मनीष जी, अब जैसे कल को बैठक है, बैठक के बाद अगर उनकी किसानों की मांगें नहीं मानी जाती तो किस तरह की रणनीति किसान बता रहे हैं आपको? देखिए, किसानों की रणनीति बिल्कुल साफ़ है। आज भी शाम को 7 बजे गृह मंत्री जी ने उनको मिलने के लिए बुलाया, शायद 15 किसानों यूनियनों को मिलने के लिए बुलाया है। तो रणनीति उनकी बिल्कुल साफ़ है। उनका सीधा एक कहना है कि तीनों कानून साफ और MSP का कानून लागू करो। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक भारतवासी उनके साथ में खड़ा हुआ है और हम भी ये चाहते हैं कि किसानों के हित में ये कानून बने, जिससे कि ये जो बरसों से लड़ाई चली आ रही है, किसान जो मर रहा है, हम भी किसान पुत्र हैं, जो किसान के बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, वो ख़त्म हो, एक सिलसिला ख़त्म हो, तो MSP का कानून बना देना चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो किसानों का साफ तौर पर आगे रणनीति में यही कहना है, या तो उनके तीनों कानून माफ़ हो वरना MSP लागू किया जाए। आने वाले समय में कल के बाद ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो किसान हैं वो इस जन आंदोलन में और कितना सहयोग करते हुए नजर आएंगे। प्राइम न्यूज़ के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। केदारनाथ धाम मार्ग में पड़ने वाले सोनप्रयाग में बन रहे हेलीपैड और मल्टी लेवल पार्किंग में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की भारी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि केदारनाथ आपदा के बाद साल 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 70 करोड़ है, जिसमें से 15 करोड़ के पास का पूरा खर्च भी हो चुका है और तकरीबन 54 करोड़ रुपए भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी हो चुके हैं। लेकिन 6 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस साल यात्रा से पहले वो स्लैब डाल देंगे। वहीं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों को खूब फटकार लगाई और कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल औली द्वारा गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में फिट इंडिया कैंपेनिंग फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के तहत साइक्लोथॉन का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान दल को जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 15 हिमवीर सदस्यीय इस अभियान दल को लीड ओलंपियन उपसेनानी नानक चंद ठाकुर कर रहे हैं। लालकुआं के मोतीनगर में निर्माणाधीन CHC भवन के निर्माण की धीमी गति पर विधायक नवीन दुमका ने अपनी नाराजगी जताई है और निर्माण में जुटे ठेकेदार को मौके पर बुलाकर निर्माण में हो रही देरी की वजह जानने की कोशिश की है। ठेकेदार द्वारा बजट के अभाव में कार्य प्रगति में रुकावट आने की बात कहने पर मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने हैरानी भी जाहिर कर दी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था को बजट अवमुक्त पहले ही किया जा चुका है। चिकित्सालय है ये लंबे समय से पेंडिंग है और पब्लिक ओपिनियन इसके विषय में ख़राब हो रही है। मैंने CMO मैडम से कहा कि एक बार इसको देख लेते हैं। अब जब यहाँ पर आए तो पता चला कि शासन ने धनराशि अवमुक्त कर दी है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। ये जो बनाने वाली संस्था बिल्कुल है
मुझे लगता है कि ये ठीक से अपने ठेकेदार को हैंडल नहीं कर पा रही है। ठेकेदार काम नहीं करता तो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था, काम वापस लेना चाहिए था। और अगर ठेकेदार काम कर रहा है, उसका कुछ बिल पेंडिंग है, तो उसको निगोशिएट करके बैठ के सुलझाने का काम भी नहीं किया है। अभी इन्होंने फरवरी लास्ट की डेट दी है कि हम कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। नहीं करेंगे, शासन से बात करेंगे, और मैं निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम ब्रिडकुल का काम छीन लेंगे सरकार से। हुआ है, ब्रिडकुल को सारा पैसा रिलीज़ किया जा चुका है शासन से, और इसकी प्रगति बहुत धीमी है। पहले भी 2-3 चेतावनी पत्र इनको जारी कर दिए हैं। आज भी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने के द्वारा अवगत कराया गया है कि फरवरी आखिर तक हम ये काम को इसको हैंडओवर करा देंगे, और अन्यथा की स्थिति में फिर इनके खिलाफ शासन को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ऊधम सिंह नगर पहुंचे, जहां डीजीपी बनने के बाद पहली बार ऊधम सिंह नगर पहुंचे अशोक कुमार जनसंवाद करने वाले हैं, और रुद्रपुर के पुलिस लाइन में प्रशासनिक अमले से वो जनसंवाद करेंगे और पुलिस कर्मियों से वो रूबरू होंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले रतोड़ी डीजीपी का पदभार संभाल रहे थे, वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, और 2 वर्ष की सेवा देने के बाद उनको रिटायर किया गया। और उसके बाद से जब से ही अशोक कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी की कमान अपने कंधों पर संभाली है, तब से ही वो लगातार सक्रिय हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर साइबर क्राइम को रोकने पर किया है। और साथ ही जब डीजीपी बने उसके बाद उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, वहां के अपराधियों को उत्तराखंड किसी भी तरह से शरण नहीं देने वाला है। और इसी कड़ी में सर्वेक्षण के लिए ऊधम सिंह नगर डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे हैं। यहां पर ये पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, और साथ ही कुछ टिप्स भी देंगे कि किस तरह से जो डिजिटल इंडिया में होते हुए जो साइबर क्राइम हो रहा है उस पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए। वहीं डोईवाला के केमरी और बड़कली गांव ने सुसवा नदी पर बाढ़ सुरक्षा के तहत तटबंध बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट का आवंटन कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सुरक्षा दीवार और सुरक्षा कार्य के लिए 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि सुसवा नदी में आई बाढ़ के कारण कैमरी और बड़कली में नदी में आई बाढ़ से काफी कटान होने के चलते आबादी क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो चुका है। इसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा दीवार और बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। आपको बता दें कि लगातार यहां पर सुसवा नदी के चलते जब बरसात होती है तो नदी पूरे अपने उफान पर होती है, जिसके चलते जो आसपास के गांव हैं उनका संपर्क पूरे इलाके से कट जाता है। बहुत ज़्यादा फसलों को यहाँ पर नुकसान भी होता है और इसी के चलते यहाँ पर एक बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाने की बात कही गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब बजट भी आवंटित कर दिया है और जल्द ही नदी के किनारे किनारे जहां जहां भी गांव हैं वहां पर एक दीवार बना दी जाएगी, जिसके चलते नदी का रास्ता है वो पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा और उसका पानी गांवों की ओर नहीं आएगा और जो रास्ते होंगे वो भी सुरक्षित रह पाएंगे। इससे कटान को रोकने में भी भारी मदद मिलेगी, क्योंकि लगातार नदी अपना विस्तार करती जा रही थी, उसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही थी और कुछ गाँव ऐसे हैं जो खतरे पर आ चुके थे कि वो गाँव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते। नहीं, यहाँ पे हमारी काली माटी बड़कली में एक नाबार्ड से योजना स्वीकृत हुई है जिसके टेंडर निकल गए हैं। 7 तारीख को वो टेंडर फाइनल हो जाएंगे और ये हमारे सभी काम बरसात से पहले बल्कि फरवरी तक ही हमारे सभी जो सुरक्षा कार्य हैं पूरे हो जाएंगे। एक हमारी नहर की शिमला नहर की भी योजना स्वीकृत हुई है और उसमें हेड का भी काम होना है, नहर का भी काम होना है, तो सभी काम हमारे मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे, कर लिए जाएंगे। वहीं जोशीमठ की मेन मार्केट में मौजूद मारवाड़ी चौक से अपर बाजार तक पीने के पानी की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते हर रोज दूर दराज से जोशीमठ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जोशीमठ 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव सहित विंटर डेस्टिनेशन का बेस कैंप भी है, लेकिन जोशीमठ मुख्य बाजार में पीने के साफ पानी के लिए एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं है। हालांकि 4 धाम यात्रा को देखते हुए जल संस्थान के 4 स्टैंड पोस्ट लगाए गए हैं, लेकिन वो भी बद्रीनाथ बाईपास के पास हैं। वहीं पूरे जोशीमठ की बात करें तो इलाके में जल संस्थान के 5 स्टैंड पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 2 स्टैंड पोस्ट में ही पानी आता है, बाकी सूखे हैं, जबकि 3 स्टैंड पोस्ट कई सालों से लगातार बंद हैं, जिसके चलते वहां पर पानी नहीं आता। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके की एसडीएम
ने बड़े अधिकारियों से बात की है और जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है। देखिए, अगर मार्केट में हमारे पास पेयजल व्यवस्था नहीं है तो इसमें अनुरोध किया जाएगा उच्च स्तर पे कि वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए और जल संस्थान को भी मैं ये निर्देश दे दूंगी कि जो स्टैंड पोस्ट अभी नहीं चल रहे हैं उन पे पानी जो है सुचारू रूप से आ जाए। विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में नेपाली मूल के वन्य जीव तस्करों को देखा गया है। माना जाता है कि पार्क प्रशासन की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। इतनी कड़ी चौकसी के बावजूद भी वन्य जीव तस्करों को नंदा देवी नेशनल पार्क में देखा गया है। अगर ऐसा ही रहा तो उत्तराखंड के जंगलों में जानवरों की भारी कमी आ सकती है। लगातार इनका शिकार किया जाने लगेगा। वहीं पार्क सीमा के बफर जोन लाता खर्क बीट से वन्य जीव अंगों के साथ 4 वन्य जीव तस्करों को पकड़ा भी गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 4 कस्तूरी, जानवरों के दांत, हिरन का सिर समेत जानवर पकड़ने के 60 फंदे बरामद हुए हैं। एक अन्य व्यक्ति को लाता गांव से पकड़ा गया है। सभी आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संशोधित धारा 2006 की धारा 2-9-51 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक संरक्षण में सैकोट कारागार भेजा गया है। सभी आरोपियों को जोशीमठ न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो तस्करों के पास से जानवरों के अंग बरामद किए गए हैं और इनको बफर जोन में भी देखा गया है। बफर जोन वो जोन होता है जहां पर सिवाय वन्य सुरक्षा कर्मियों की या उनके अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी पर्यटन की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में इन तस्करों का वहां तक पहुंचना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के एक आंगनवाड़ी केंद्र पर नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं को कीड़ा लगा पुष्टाहार यानी टेक होम राशन बांटने का मामला प्रकाश में आया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा यह दिया गया पोषाहार जब नौनिहालों की माताओं और गर्भवती महिलाओं ने राशन घर ले जाकर खोला तो चने और सोयाबीन की बरी और सूजी के पैकेट में कीड़े लगे हुए थे। गुड़ भी बेहद खराब देखकर महिलाएं भड़क गईं। जैसे ही मामले की जानकारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को मिलते ही मौके पर पहुंच गई। सीडीपीओ ने मामले की जानकारी होने पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं तो आज अभी आके देख रही हूँ, लेकिन कल नहीं पहुँच पाई। आज ही देख रही हूँ। ये अभी क्या क्या पाया गया आपके द्वारा यहाँ मौके पर? वैसे और सामान तो ठीक ही लग रहा है। ये जो शिकायत ये महिलाओं की है कि इसमें सड़ा हुआ है, गुना हुआ है, ये आप क्या देख रहे हो? सड़ा हुआ देख रहे हो या कैसे देख रहे हो? आप क्या देख रहे हैं? मैंने तो ये सामान और सामान तो ठीक ही दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पर महिलाओं की शिकायत है कि कार्ड लेकर वो घूम रही है, उनको पूरा सामान ही नहीं दिया जा रहा है रोजगार का। ये तो सारा सामान इसके अंदर रख जाते हैं, लेकिन ये ताला पड़ा है। ये वैसे तो जसपुरा, लेकिन लालपुर कॉलोनी है, सुल्तानगढ़ फार्म। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये सामान हर बार जब भी देती, जब सड़ा हुआ सामान देती है। क्या सामान देती है? ये महिला जो प्रेग्नेंट है, लेडीज, 2 बहुएं प्रेग्नेंट है मेरी, दोनों का सामान ले। पिछली बार भी ऐसा ही था। कौन देती है? ये आंगनवाड़ी है, बिमला नाम है इनका। अच्छा। बिमला नहीं, पूनम। अच्छा। पूनम नाम है इनका। और इनसे कही आकर मगर नंबर दो, जो साम वापिस दिखाया है तो उल्टी हमसे लड़नी है। ये क्या दिक्कत है उसमें? आप देख लीजिए, सड़ा पड़ा सारा सामान, सारी में बिल्कुल। गुड़ में भी उसमें बेकार है, और जो बड़ी नहीं है बढ़िया, उसमें भी फुई लगी पड़ी है, काली बिल्कुल। ये बढ़िया ऐसी होती है क्या? चने बिल्कुल आटा हो रखा, गुने हुए सारे में छेद हो रखे हैं। काशीपुर में दहेज उत्पीड़न से परेशान विवाहिता ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं विवाहिता का कहना है कि पिछले कुछ समय से ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा को लेकर महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग की जा रही थी। 3 काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद भी जब बातचीत सफल नहीं हुई तो पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की है। वहीं पीड़िता का कहना है कि शादी के समय मेरे परिवार वालों ने दान दहेज दिया था, लेकिन इन लोभी ससुरालियों ने दहेज की मांग फिर से शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की कि काउंसलिंग की जाए और किसी भी तरह से
जो पारिवारिक समस्या है उसका निपटान हो जाए। लेकिन 3 बार काउंसलिंग की गई, उसके बाद भी दोनों परिवारों में जब आम सहमति नहीं बनी, उसके बाद पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया और जो आरोपी थे, अभियुक्त थे, उनको जेल भेजा है। आरोप इसमें यह है कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक सास है पार्वती देवी, ससुर है भूप सिंह और 2 नंदे कविता कौशल्या, और एक वहाँ मुरादाबाद का बहुत बड़ा नेता है बीजेपी नगर का, बीजेपी का महानगर अध्यक्ष चंद्र प्रजापति के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या आरोप लगे हैं? आरोप यह है कि वो लोग घर पे क्योंकि इसके फादर जो है सरकारी नौकरी में 4th क्लास की नौकरी करते हैं, तो ये इनका बार बार ये दहेज के लिए डिमांड करना कि हमें एक कार ला के दो, 5 लाख रुपये हमें कैश दो, नहीं लाओगे तो घर में नहीं रखने कुछ नहीं देंगे, घर से भगा देंगे, अगर यहाँ पर आएगा तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें जान से मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी का भी यह है कि अब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको बुलाया जाएगा, उसको उनकी गिरफ्तारी के लिए यही पुलिस के माध्यम से जो भी उनको सूचना दी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महोदय से क्या कहा जाएगा कि गिरफ्तारी जल्दी की जाए। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।